हमारी ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क्लास है, जिसमें हम क्लास 9th की आपको ये एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। तो आज हम आपको ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हमारी जो पहला चैप्टर है उसकी ये सीरीज चल रही है, जिसमें से हमने 1 पॉइंट पढ़ा दिया। आज हमारा दूसरा चल रहा है, इसमें टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो पहला इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का हमने पढ़ा दिया है चैप्टर। अब आज हम पढ़ाएंगे दूसरा, जो कि क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन क्या है? द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। ठीक है, पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुईस सिक्स ने कर बढ़ा दिए थे। ठीक है, आपने देखा कि किन कारणों से लुईस सिक्स ने कर बढ़ा दिए, क्योंकि वहां पास उसके क्या हुआ करती थी, बहुत ज्यादा समस्या आ गई थी। उनको खुद कर्ज देना हुआ, क्योंकि वो कर्जदाता से इसने ज्यादा कर्ज ले लिए थे, उनको खुद कर्ज देना पड़ता था, इसलिए उन्होंने जनता पर कर्ज बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आपने देखा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो आप जाके प्लेलिस्ट में पहले उसको पढ़िएगा, फिर आइएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। जैसे आपने देखोगे, जो आपके प्राचीन राजतंत्र हुआ करते तो वो अपने हिसाब से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेटस यानी जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। जैसे प्रेजेंट टाइम पर ना कुछ भी अगर गवर्नमेंट को चलता है तो वो लोकसभा में बिल पास करवाते हैं, राज्यसभा में बिल पास करवाते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको उनको भी क्या करना पड़ता था, मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेटस जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिनमें तीनों स्टेटस अपने अपने प्रतिनिधि भेजा करते थे। जो स्टेटस जनरल थी एक राजनीति वो थी, लेकिन इसमें पता है आपको, तो फर्स्ट स्टेशन के वोट आपको ज्यादा रहेंगे, सेकंड, लेकिन थर्ड वाले को पूरा ग्रुप बांट जाता था। ग्रुप की तरफ से जितना इनका एक एक इंडिविजुअल वोट हुआ करता था, उनके ग्रुप के को मान्यता दी जाती थी। ठीक है, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई सिक्स ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेटस जनरल की बैठक 1614 के बाद कब हुई? 1789 में प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। वर्साई की संधि यानी वर्साई वहां का किला हुआ करता था। पहले और दूसरे स्टेटस ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए, पहले और दूसरे। लेकिन तीसरे स्टेटस के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े कर दिए। जैसे पहले के यहाँ पास बैठ गए, यहाँ पर दूसरे के, और तीसरे स्टेटस इनके पीछे आ गए और इनके पीछे आ गए। ठीक है, तीसरे स्टेटस का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। उस टाइम पर शिक्षित वर्ग आ गए थे। ठीक है, किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। जो किसान होते हैं, ठीक है, जो औरतें हुए थे, जो काम करने वाले थे, उनको सभा में एंट्री नहीं थी। लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। तो आए थे ना आपके किसानों के, उससे तीसरे वर्ग वाले, वो 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें जो थी सब लेकर वो आए थे। स्टेटस जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, मतलब एक वोट देने का अधिकार प्रत्येक वर्ग को। ठीक है, इस बार भी लुई सिक्स इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था कि यही होगा। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों की मांग रखी गई कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो। लेकिन जो आगे तीसरे पद उन्होंने कहा कि सबको वोट देने का अधिकार, ठीक है ना, कोई एक समाज या कोई एक ग्रुप मत दे, इंडिविजुअल सबको वोट देने का अधिकार और सबका वोट की वैल्यू एक समान हो। जैसे प्रेजेंट टाइम पर इंडिया में देख सकते हैं, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप देख सकते हैं। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत यानी डेमोक्रेटिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जो रूसो नाम का वो था ना फिलोसफर, उसने अपने सोशल बुक में अपने ये लोकतांत्रिक सिद्धांत के बारे में बताया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेटस के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा के बाहर चले। जब सम्राट ने बोला कि नहीं भैया, हम सबको अधिकार नहीं देंगे, तो जो तीसरे स्टेटस वाले लोग थे ना, किसान लोग के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहां के वकील और आपके कुछ शिक्षित लोग, तो उन्होंने बोला कि हम इस सभा को
खंडित करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, हम चले जाएंगे बाहर, वो बाहर चले गए। तीसरे स्टेटस के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। क्या मानते थे? खुद को पूरे फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या बोलते थे? एडवोकेट यानी प्रवक्ता है। 20 जून की बात है, वो ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुई। 20 जून को वहां से बाहर निकल के फिर 20 जून को कोई एक कोर्ट है आपका, इंडोर टेनिस कोर्ट, वहां पर सब लोग इकट्ठा हो गए। ठीक है, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी एक नेशनल असेंबली होगी, और उसका क्या कर लिया? शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। यानी ये एक असेंबली बना दी गई और इसमें शपथ ली गई कि हमें सम्राट को काट को फेंकना है, उसके साथ साथ जो उसकी शक्तियां हैं उसको क्या करना है? कम करना है, और संविधान को तैयार करना है। उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मिरायो और आबे सीए ने किया। किसने किया? मिराबियो और आबे सीए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में होता। कुलीन परिवार मतलब आप समझते हैं ना क्या है? कि मैंने आपको 3 वर्ग में बांटा था, एक क्लर्गी, एक नोबेलिटी और आपका ये। तो कुलीन आपका कौन से होते हैं? सेकंड नंबर वाले। ठीक है, यानी आपकी नोबेलिटी, नोबेलिटी परिवार से होते हैं, यानी जो आपके राजा रजवाड़े होते हैं। ठीक है, और क्लर्गी यानी जो आपके पूजा पाठ करने वाले चर्च में जो लोग होते हैं उन्हें क्लर्गी क्लर्गी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन वह समता विशेष अधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। एक पत्रिका लिखा और जोरदार भाषण दिया। आबे सीए मूलतः पारदी था। आबे सीए जो था, देखो मिराबे तो आपको पता हो गया क्या था, ये कुलीन था, और जो आबे सीए था वो क्या था? आपका पारदी यानी क्लर्गी हुआ करता है। और उसने तीसरा स्टेटस क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका यानी पैम्पलेट लिखी। उसने बताया, उसने भाषण दिया पहले कुलीन वाले ने, आपके मिराबियो, फिर आपके आबे सीए ने। इस तरह से ये देख सकते हैं आप। टेनिस कोर्ट में शपथ कैसे लिए? एक विशाल पेंटिंग के लिए जाक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती लेखांकन, ये तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी। देखिए इस तरह से भाषण आपके हो। किस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप करने में व्यस्त थी? किस वक्त क्या थे आपकी? नेशनल असेंबली संविधान के प्रारूप बनाने में व्यस्त थी। पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। पूरा फ्रांस में क्या चल रहा था? रिवोल्यूशनल का मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, मूवमेंट के लिए पूरा आंदोलन चल रहा है। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी। जो वहां की कड़ाके की ठंड होने के कारण जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, और पाव रोटी की कीमतों में आसमान छू रहे थे। जो वहां के ब्रेड हुआ करते थे ना, लगातार बढ़ता जा रहा है। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। इधर क्या था कि गुस्साई जो औरतें की भीड़ थी ये पूरे क्या कर दिए? दुकान में ढाबा बोल दिया, क्योंकि जो दुकानदार हुआ करते थे वो इंतजार, वो बहुत ज्यादा जमाखोरी वो फायदा उठाते थे। ठीक है, तो दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश। जैसे आपने देखा होगा ना कि ये जब आपको पहले सीन पढ़ाया था, आप पहले पार्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट नंबर 1, उसमें क्रूर भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तानाबूद कर दिया। जो भीड़ थी ना, 14 जुलाई को जो बास्तिल का जेल हुआ करता उसको नेस्तानाबूद कर दिया। आपको हमने पढ़ा दिया, आप पहले उसमें देख सकते हैं। देहाती इलाकों में गांव गांव में यह अफवाह फैल गई कि जागीरों मालिकों ने भारे पर लुटेरों के गिरोह को बुला लिया गया है, जो कि पक्की फसलों को तबाह करने में निकल पड़े। ये भी हो गया कि वहां के जो मालिकों हुआ करते तो उन्होंने गुंडा लोग को बुला लिया गया है, डकैतों के, और उन्होंने जो फसल हुआ करती थी उनको क्या करने निकल गए हैं? तबाह करने, पूरा नष्ट करने। कई जिलों में भय का आक्रांता होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों में ग्रामीण किलो यानी फैक्ट्रियों पर आक्रमण कर दिया। जो ग्रामीण में किला उस पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधित दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। ठीक, इस तरह से अन्न भंडार को लूट लिया गया और जो वहां की दस्तावेज थे उसको क्या कर दिया गया? राख कर दिया गया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति के अनुमान करके लुई 6 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता अब इस संविधान का अंकुश होगा। इस तरह से सब देखने के बाद लुई 6 ने क्या अंततः क्या निर्णय लिया कि जो नेशनल असेंबली है उसको मान्यता दे दी गई कि चलो ठीक है, सबका वोट सबका अधिकार, और उसकी सत्ता पर अब संविधान पर जो संविधान है उसने बनाया था नेशनल असेंबली वाले ने, उस पर क्या कर दिया गया? लागू कर लिया गया। ठीक है,
4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों यानी टैक्स, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन आदेश पारित कर दिया। यह पारदी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया गया कि जो वहां के क्लर्गी लोग हैं ना, इनको भी विवश कर दिया गया कि आप अपना जो जबरदस्ती का अधिकार करें वो छोड़िए। और धार्मिक कर को समाप्त कर दिया गया और चर्च में स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। जो मतलब ये आपके चर्च में जो जमीनें ली थी उसको क्या कहती, जब्त थी, पूरी तरह से छुड़ा ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। इस तरह से आपकी सरकार के हाथ में कितनी आ गई, 20 अरब की लिब्रे की संपत्ति। अब देखते हैं 2.1। ठीक, 2.1 क्या कहता है आपका, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। इस तरह से फ्रेंच बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रेंच बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, मतलब कि अभी पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्की होगी, मतलब वहां का राजा ही राज वो करेगा, लेकिन वो संविधान के अनुसार चलेगा, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा गया। ठीक है, नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया गया। इस तरह से जैसे हमारे देश में 1949 में पूरा संविधान बन के तैयार हुआ था ना, उसी तरह वहां भी हो गया 1791 में। मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, यानी 3 होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, मैंने आपको लेजिस्लेटिव, ये बिल्कुल आप याद रख लीजिएगा, एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशियल। ठीक है, इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। कैसे पड़ी, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 में दिखता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। ये न्यायपालिका हो गई, कार्यपालिका और आपकी विधायिका। न्यायपालिका में जैसे कि आपके न्यायाधीश होते हैं, कार्यपालिका में आपके कौन सम्राट और उनके मंत्री लोग होंगे, विधायिका जो आपकी नेशनल असेंबली यानी 745, जैसे प्रेजेंट टाइम पर हमारे लोकसभा, राज्यसभा ये सब इसी के पार्ट है। 545 तरह वहां पास पे थे 745 सदस्य नेशनल असेंबली की हुआ करते थे। निर्वाचक यहाँ पास 50,000 पुरुष ने वोट दिया था, फिर उनको 745 में कन्वर्ट किया गया। ये वोट आपको डायरेक्ट पीपल दे रही है, सक्रिय नागरिक और मताधिकार को प्राप्त नहीं। लगभग 30 लाख पुरुष महिला जो 25 वर्ष से कम की उम्र में, उन्हें मताधिकार नहीं दे सकते। जैसे हमारे देश में ना 18+ वाले सिर्फ दे सकते हैं, उसके नीचे वाले नहीं दे सकते। ठीक, फिर सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। किसको सौंप दिया, नेशनल असेंबली को, कि कानून भी बनाए। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, यानी इनडायरेक्ट रूप से। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे। जो नागरिक थे कोई एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते हैं। मतलब मान लो ये नागरिक हो गए आपके, कि किसी एक समूह को चुनाव करेंगे, फिर ये समूह आपके किसको, नेशनल असेंबली के चुनाव। ठीक है, हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ राज्यसभा, ठीक, राज्यसभा में जैसे कि हम वोट किसको देते हैं, विधानसभा वाले लोगों को देते हैं, फिर विधानसभा वाले लोग किसको चुनते हैं, आपके राज्यसभा वाले मेंबर्स को। ठीक है, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिक को मतदान देने का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। कितने दिन के, 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, वही वोट दे सकते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया, कि मतलब ये आप वोट वगैरह नहीं डाल सकते थे। निर्वाचक की यानी इलेक्शन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था, तभी आप क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे। पुरुष एवं नागरिक अधिकार आप देख सकते हैं 1970 के लेब्रिये द्वारा बनाया गया चित्र। दाई की आकृति में फ्रांस को और बाई की आकृति में कानून को निरूपित किया गया है। ठीक, ये आपका डिक्लेरेशन आप देख सकते हैं। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार का घोषणा पत्र साथ शुरू होता है। संविधान किससे होता है, पुरुष एवं नागरिक अधिकार का घोषणा पत्र। जैसे हमारे यहाँ प्रियम्बल नॉर्मल से शुरू होते हैं ना, उसी तरह वहां पास इससे शुरू होता है। ठीक, जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति के स्वतंत्र यानी राइट टू लाइफ होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आपकी फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे देश में भी है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी का अधिकार, जैसे नैसर्गिक एवं
ऑलरेडी होते हैं। कौन से होते हैं आपके? नेचुरल एंड इनएलिएनेबल्स अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मतः प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है ना, आपको जीने की स्वतंत्रता है, इक्वलिटी है, समानता है, एजुकेशन की है, लाइफ की है, स्पीच की है ना। इसी तरह वहां भी था। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, हमने कहाँ से लिए? फ्रांस से लिए। याद कर लीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स के जो पार्ट है ज्यादातर हमने किससे लिया? फ्रांस से लिए। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वे प्रत्येक नागरिकों के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे, यानी जो आपके वहां नेचुरल अधिकार है सिटीजन की, उसकी क्या करे? रक्षा करे। इस तरह क्रांतिकारी पत्रकार ज्यो पॉ मरा ने अपने अखबार की लामी द पल्ब यानी जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी कि जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधार सकती। यह इस बात का आठ प्रमाण है कि धनाढ़ यानी जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं, कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका, एक दिन वही हश्र अमीरों का होगा। पुरुष एवं नागरिक का ये अधिकार घोषणा पत्र, यानी आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र में रहते हैं और उनके अधिकार भी समान होते हैं। ये आपका नागरिक का क्या था? घोषणा, यानी डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये क्या था? डिक्लेरेशन आपका था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। ठीक है। हाँ, फिर हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं असरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना। ये अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और घोषणा के प्रति विरोध है। फिर समग्र संप्रभु का स्रोत राज्य के निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिले। स्वतंत्रता का आशय ऐसा काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानूनों के पास है। कानून समान इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूपों से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इनके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न दोषी तो ठहराया जा सके और ना ही गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया जा सके। प्रत्येक नागरिक क्या होते हैं? प्रत्येक नागरिक बोलने एवं क्या करने के लिए? जो प्रत्येक नागरिक होते हैं वो बोलने, लिखने और छापने के लिए आजाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसे स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। फिर सार्वजनिक सेना का तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक समान कर लगाना अपरिहार्य था। सभी लोग नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाना जाना चाहिए, क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं उल्लंघनीय अधिकार है। ये नॉर्मल क्या थे? आपके अधिकार। देखते हैं राजनीतिक प्रतीकों के मायने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि इसके प्रतीकों के मायने कौन कौन से होते हैं। जैसे राजनीतिक प्रतीक के मायने, 18वीं सदी में ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बिए ने अपनी पेंटिंग चित्र एक में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों को पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझते हैं। सबसे पहले टूटी हुई जंजीर, यानी द ब्रोकन चैन। द ब्रोकन चैन किसका कहती है? द ब्रोकन चैन, ये किसका प्रतीक है? दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। जो मतलब वहां के दास लोग होते थे ना, ठीक है, जो स्लेव्स वाले लोग होते थे, उनको बांधने के लिए हुआ था। लेकिन जो टूटी हुई हथकड़ी की, उनकी आजादी का प्रतीक, यानी हथकड़ी टूट गई तो मतलब क्या हुए? वो आजाद हो गए। ठीक है, तो आजादी का प्रतीक है दसों के। छड़ों का बर्छीदार गट्ठार, यानी द बंडल ऑफ द रोड्स और पेसल्स। द बंडल ऑफ रॉड्स, द बंडल ऑफ रॉड्स। अकेले छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर गट्ठारों को नहीं। एकता में ही बल है, इसलिए किसका ये है? यूनिटी का। इसलिए कहते हैं एकता में सबसे ज्यादा बल होता है आपका। ठीक है,
फिर तीसरा था त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आग, द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। इसका सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक था। किसका था? ज्ञान का प्रतीक। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरा को क्या कर सकती है? मिटा सकती हैं। जैसे सूर्य की किरण आती है ना, अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा सकती है, उसी तरह ये आंख भी आपके अंधेरों को मिटा सकती है। फिर राजदंड यानी शाही सत्ता का प्रतीक था राजदंड। फिर अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप यानी समानता का अधिकार था, मतलब सबको एक समान इक्वलिटी मिली है, ठीक है। और अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, जैसे अंगूठी होती है ना, उसका कोई छोर नहीं, ऐसे मतलब सब एक समान है। फिर लाल ट्राइजियन टोपी का दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली, जो दास थे ना वो स्वतंत्र होने के बाद क्या करने लगे? टोपी पहनने। ठीक है, बिल्कुल हम क्या है? आजाद है। फिर नीला सफेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय संघ है आपके। फिर आपके डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप था, और विधिपट कानून सबके लिए समान है, उसके लिए नजर सबकी बराबर होनी चाहिए। इस तरह से आपके टोटल क्या हुए? हो गए, ठीक है। इस तरह से आपका पार्ट 2 हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये पार्ट 2 था, ये खत्म हो गया। टोटल 6 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, ये पार्ट हमारा 2 था। इसके बाद पार्ट 3 रोज रात आपको 10 बजे आपकी इसकी वीडियो मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। खूब पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए। ये एनसीईआरटी की सीरीज पूरी 6 से लेकर 12 तक ऑल सब्जेक्ट चल रही है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर 16 मंथ का, कितने मंथ का? 16 मंथ का पूरा यूपीएससी ऑल एग्जाम के लिए आने वाला है, आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। जय हिंद, जय श्री राम।